इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सिद्धांत में से एक सिद्धांत है। पहला सिद्धांत हम अप-बाउ का प्रिंसिपल पहले ही देख चुके हैं। अब ये दूसरा सिद्धांत है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। ठीक है, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत को देखते हैं। तो इस नियम को हम दो प्रकार से समझ सकते हैं। वोल्फगैंग पाउली ने सन 1926 में ये नियम दिया था। ठीक है, किसने दिया था? वोल्फगैंग पाउली ने। कब दिया था? सन 1926 में। ठीक है, तो पहले प्रकार से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्या बोलता है कि किसी परमाणु में किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। मतलब क्या बोल रहा है ये? एक एटम है और उस एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसमें से किसी भी दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती है। ठीक है, जैसे कि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, उसी प्रकार सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अलग अलग एटम में क्या होता है? अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और उस पर्टिकुलर एक एटम में किसी भी दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती है। ठीक है, दूसरा हम इसको समझ सकते हैं कि केवल 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में रह सकते हैं और वो भी कब? जब उनका जो चक्रण होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ही कहाँ रह सकते हैं? एक कक्षक में रह सकते हैं और उसका चक्रण कैसे होगा? विपरीत चक्रण का होता है। तो ये दो प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? वोल्फगैंग पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की 3 क्वांटम संख्याएं, मैक्सिमम 3 क्वांटम संख्याएं समान हो सकती है। ठीक है, चौथी क्वांटम संख्या हमेशा क्या होगा? अलग होगा। मतलब ये क्या कह रहा है कि अगर कोई एक एटम है तो उस एटम के लिए n, l और m ये 3 वैल्यू समान हो सकता है उस एटम के 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ हीलियम, तो हीलियम में क्या होता है? 1s2 से कॉन्फ़िगरेशन होता है। मतलब इसके s में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए n, l और m ये 3 वैल्यू समान हो सकते हैं, 3 क्वांटम नंबर समान हो सकता है। लेकिन जो चौथा क्वांटम नंबर s होगा वो क्या होगा? अलग होगा। ये किसने बताया? आपका पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने बताया। ठीक है, उसी को हम यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू देख रहे हैं कि एक कक्षक में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं और वो भी कब? जब उसका स्पिन जो है वो अलग अलग होगा। ठीक है, एक का स्पिन क्लॉकवाइज तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त और वामावर्त से हम समझ सकते हैं। जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन है तो एक का स्पिन क्या होगा? आपका क्लॉकवाइज और दूसरे का क्या होगा? आपका एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, या इसको हम तीर के निशान के द्वारा भी दर्शाते हैं कि जैसे कि ये एक ऑर्बिटल है तो इस ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज को इस प्रकार से और दूसरे इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज को इस प्रकार से। ठीक है, तो ये एस ऑर्बिटल के लिए हो गया। उसी प्रकार अगर मैं पी के लिए देखता हूँ तो पी में 3 ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, इस प्रकार से 3। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस प्रकार से भरते हैं हम। तो यहाँ पर क्या होगा? ये एंटी क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसी प्रकार सभी ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रहेंगे। इस एग्जांपल को मैं पूरा कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से जो चौथा क्वांटम नंबर है वो अलग होगा हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, तो हीलियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है? 1s2। मतलब s में क्या है? आपका 2 इलेक्ट्रॉन है। इन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए मैं चारों क्वांटम संख्या कैलकुलेट करता हूँ। पहला इसको मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ, ये आपका पहला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और ये आपका सेकंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके लिए देखते हैं चारों क्वांटम नंबर n, l, m और s। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं पहले इलेक्ट्रॉन के लिए पहला क्या होगा? आपका पहला इलेक्ट्रॉन भी क्या है? 1 पहले सेल में है तो उसके लिए क्वांटम नंबर n = 1। दूसरा भी पहले सेल में है तो क्वांटम नंबर n = 1। l का वैल्यू दोनों जो है वो s ऑर्बिटल में है, दोनों के लिए क्या हो जाएगा? आपका 0। ठीक है, तीसरा देखते हैं m, तो m के लिए क्या हो जाएगा? अगर l का वैल्यू 0 है तो m का वैल्यू भी क्या प्राप्त होता है? आपका 0 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो तीनों वैल्यू है दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि चौथा जो वैल्यू होगा, s का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? हमेशा अलग आएगा। तो s के वैल्यू को हम समझ लेते हैं। s में क्या होता है? +½ और -½ तो जो ऑर्बिटल होगा, ये जो s ऑर्बिटल है, ये पहला इलेक्ट्रॉन के लिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? आपका +½ ठीक है, अब इसी में जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको मैं अलग से लिख देता हूँ। इस प्रकार से अब एंटी क्लॉकवाइज चक्रण आएगा तो ये आ जाएगा आपका -½ तब ये चौथा जो क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर है ये क्या होता है? हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जो अलग होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर समान हो सकता है, चौथा क्वांटम नंबर अलग होगा।
यहाँ पर हम देख लेते हैं कोष के लिए और उपकोष के लिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कितने होते हैं। तो पहले देखते हैं कोष में, मतलब एक सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने होंगे। तो क्वांटम नंबर n = 1 यानी कि k, n = 2 यानी कि l, और n = 3 यानी कि m, और n = 4 यानी कि n। ये सब आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है। तो k सेल के लिए ना, मतलब पहले सेल के लिए 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। l सेल में कितना 8, उसके बाद 18, उसके बाद 32। तो इस प्रकार से सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, 8, 18, 32। उसी प्रकार कोष को जब आप उपकोष में बांट दिए तो sp-df ऑर्बिटल उपकोष में बढ़ गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना आता है आपका 2, 6, 10, 14, मतलब s के लिए 2, p के लिए 6, t के लिए 10 और f के लिए 14। n स्क्वायर को, मतलब जो कोष वाला जो वैल्यू है उसको आप कैसे निकाल सकते हैं, 2n² से निकाल सकते हैं। उसी प्रकार जो उपकोष वाला वैल्यू है उसको 2 × 2l+1 इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसके अनुप्रयोग को देखते हैं कि पाउली का जो सिद्धांत है, पाउली का जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल के द्वारा आप क्या क्या बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अनुप्रयोग को देखते हैं। पहला अनुप्रयोग क्या बोलता है कि क्वांटम नंबर n के लिए n का जितना भी वैल्यू होगा तो उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन वहाँ पर आ सकते हैं। मतलब किसी मुख्य ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को आप बता सकते हैं। इसका वैल्यू होता है 2n², ठीक है। मैं क्वांटम नंबर 4 तक के लिए आपको वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ कि क्वांटम नंबर n = 1, 2, 3, 4 के लिए क्या क्या वैल्यू आएगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं क्वांटम नंबर n = 1 के लिए। तो n = 1 यानी कि जो न्यूक्लियस के बाद पहला सेल होगा उस सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं उसी को मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। तो ये आ जाएगा 2 × 1², ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 2, मतलब पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसी प्रकार n = 2 के लिए देखते हैं। तो n = 2 में क्या आ जाएगा आपका 2 × 2² यानी कि 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, मतलब दूसरे सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसी प्रकार क्वांटम नंबर n = 3 के लिए देखते हैं। तो n = 3 में क्या हो जाएगा 2 × 3², मतलब 3 × 9 और 9 दूनी 18, ठीक है। तो तीसरे सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार n = 4 के लिए देखते हैं। तो n = 4 तो यह जाएगा 2 × 4², तो 4 चौक 16 और 16 दूनी 32, मतलब चौथे सेल में कितना 32 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस प्रकार से हम किसी भी सेल के लिए मैक्सिमम जो कितने इलेक्ट्रॉन उसमें आ सकते हैं उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा अनुप्रयोग देखते हैं कि किसी मुख्य ऊर्जा स्तर में उप ऊर्जा स्तरों की कुल संख्या कितनी होगी, उसको हम कैसे निकालेंगे। तो वो क्वांटम नंबर n के बराबर होता है, ठीक है। जितना क्वांटम नंबर n का वैल्यू होगा उतना ही उसमें उप ऊर्जा स्तर पाया जाएगा। जैसे कि देखते हैं क्वांटम नंबर n = 1, तो इसमें कितने उप ऊर्जा स्तर रहेंगे, या क्या बोल सकते हैं इसको आप, सब सेल रहेंगे। तो इसमें केवल n का वैल्यू कितना है 1, तो इसमें सब सेल भी कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है। और कौन सब सेल रहता है आपको पता है कि s रहता है, ठीक है। उसी प्रकार n = 2 के लिए देखते हैं। तो n = 2 है तो इसमें उप ऊर्जा स्तर कितने होंगे, 2 उप ऊर्जा स्तर होंगे, ठीक है। तो पहला होगा s और दूसरा होगा आपका p। n = 3 के लिए देखते हैं। तो n = 3 के लिए क्या हो जाएगा s, p और d, मतलब 3 उप ऊर्जा स्तर यहाँ पे रहेंगे। और n = 4 के लिए देखते हैं। तो n = 4 के लिए क्या आ जाएगा आपका 4 सब सेल, यानी कि s, p, d और f, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना क्वांटम नंबर n का मान होता है उतना ही उसमें उप ऊर्जा स्तर या सब सेल पाया जाता है। तीसरा इसका अनुप्रयोग देखते हैं। तो किसी मुख्य ऊर्जा स्तर में n² ऑर्बिटल रहते हैं, ठीक है। अगर एक सेल की बात करूं तो उस सेल में कितने ऑर्बिटल रहेंगे, n², ठीक है। इससे पहले हमने क्या निकाला था, सब सेल। अब क्या देखेंगे हम, n² यानी कि ऑर्बिटल, ठीक है। उसी प्रकार उस उप ऊर्जा स्तर में कितने ऑर्बिटल रहेंगे, तो 2l+1 रहता है। तो पहले वाले को मैं बताता हूँ n² कैसे रहेगा। क्वांटम नंबर n = 1, तो इसके लिए जो l का वैल्यू होता है वो क्या होता है आपका 0 होता है, ठीक है। तो 0 के लिए क्या होगा, केवल एक ऑर्बिटल यहाँ पे रहता है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 मतलब केवल एक ही ऑर्बिटल क्या जाएगा आपका s रहता है, ठीक है। उसी प्रकार क्वांटम नंबर 2 के लिए देखते हैं। तो क्वांटम नंबर 2 के लिए l का वैल्यू कितना मिलता है आपका, l का वैल्यू मिलता है आपको 0 और 1, ठीक है। इसी प्रकार अब हम जब n का स्क्वायर करेंगे तो n का स्क्वायर करने से कितना वैल्यू आना चाहिए, 4 ऑर्बिटल आने चाहिए। 4 जो ऑर्बिटल है वो कैसे आएंगे, s के लिए क्या हो जाएगा, 0 के लिए क्या हो जाएगा आपका s, ठीक है। उसी प्रकार m के लिए n =
2 में जब n रखेंगे तो n के लिए हमें 3 वैल्यू मिलता है, -1, 0 और +1, ठीक है। तो -1, 0 और +1 ये तीन ऑर्बिटल हमें मिल जाएंगे, -1, 0 और +1, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ 4 ऑर्बिटल, ठीक है। उसी प्रकार क्वांटम नंबर n = 3 के लिए देखते हैं। तो क्वांटम नंबर n = 3 के लिए l का वैल्यू कितना मिलता है? l का वैल्यू मिलता है 0, 1 और 2, ठीक है। तो 0 के लिए क्या हो जाएगा आपका एक ऑर्बिटल यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि s जो ऑर्बिटल मिलेगा वो। उसी प्रकार l के लिए 1 के लिए कितना मिल जाएगा? -1, 0 और +1, और 2 के लिए कितना मिलेगा? 5, -2, -1, 0, +1 और +2, ये 5 वैल्यू मिलेगा। तो ये 5, ये 3 और ये 1, तो 5, 3, 8 और एक 9, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना मिल गया हमें? 9 ऑर्बिटल, ठीक है। उसी प्रकार क्वांटम नंबर n = 4 के लिए देखते हैं। तो क्वांटम नंबर n = 4 के लिए 0, 1, 2, 3 ये 4 l का वैल्यू मिलता है। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा? एक वैल्यू मिलेगा। यहाँ से n = 1 के लिए हमें 3 वैल्यू मिलेंगे, n = 2 के लिए हमें कितना मिलेगा? 5 वैल्यू मिलेगा, और n = 3 के लिए हमें 7 वैल्यू मिलेगा ऑर्बिटल का। तो ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ ऑर्बिटल। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 4 चौक 16, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना मिला हमें? 16 मिला। इस प्रकार से हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल को कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसी में, तो जो उप ऊर्जा स्तर है उसमें भी कुल जो ऑर्बिटल है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, जो उप ऊर्जा स्तर है उसमें भी ऑर्बिटल को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2l + 1। जैसे कि s में कितने ऑर्बिटल होंगे हम देखते हैं, तो कैसे निकाल सकते हैं? s = 2l + 1 में वैल्यू रख देते हैं, तो 2 × 0 + 1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? ये हो गया 0, तो ये केवल एक ऑर्बिटल, मतलब s में कितना होता है? केवल एक ही ऑर्बिटल होता है, ठीक है। उसी प्रकार p के लिए देखते हैं, तो p में क्या आ जाएगा आपका? 2 × p के लिए वैल्यू कितना होता है? 1 + 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? तो p में कितना होता है? 3 ऑर्बिटल, ठीक है। इस प्रकार से क्या होगा आपको? इसका 3 ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। उसी प्रकार हम d के लिए देखते हैं, तो d के लिए क्या हो जाएगा? l = 2 होता है, तो 2 × 2 + 1, ठीक है। 4 और 1 5, ठीक है। तो 5 आ जाएगा किसमें? आपके d ऑर्बिटल में। 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से 5 ऑर्बिटल आ जाएंगे। उसी प्रकार f में देखते हैं, तो f में कितना हो जाएगा? f में वैल्यू आ जाएगा आपका 2 × 3 + 1, दैट इज से क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है। तो इस प्रकार से जो f ऑर्बिटल होता है उसमें क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल किस में कैलकुलेट कर सकते हैं? उप ऊर्जा स्तर में, और ऑर्बिटल हम मुख्य ऊर्जा स्तर दोनों में कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगला हम अनुप्रयोग देखते हैं, तो ये बोलता है कि जो उप ऊर्जा स्तर है उसमें कुल 2 × 2l + 1 इलेक्ट्रॉन रहते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो इसको हम पहले ही देख चुके हैं, मैं एक सिर्फ इसमें एक बता रहा हूँ। मान लो हमें p का देखना है, तो p के लिए क्या हो जाएगा आपका? p के लिए हो जाएगा 2 × 2 प्लस इसका वैल्यू कितना होता है? 1 + 1, ठीक है। यहाँ पर l का वैल्यू मैंने क्या रखा है? 1 रखा है, p के लिए होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 और 1 3, 3 दूनी 6, मतलब p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 6। इसी प्रकार से आप बाकी के लिए भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम अनुप्रयोग देखते हैं, तो यहाँ पर ये बताता है कि जो एक ऑर्बिटल है उसमें विपरीत स्पिन वाले केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। मतलब जो एक ऑर्बिटल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट अनुप्रयोग देखते हैं, तो हमें ये पता चल जाता है कि sp_df, ठीक है, sp_df इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये हमें पाउली के अब एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से पता चल जाता है। s में आ जाएगा आपका, इस नियम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 2, p में आ जाएगा आपका 6, और d में आ जाएगा आपका 10, और f में आ जाएगा आपका 14। इस प्रकार से क्या होता है? हमें पता लग जाता है इस नियम से कि sp_df ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं।